डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग आपके जो बीए पार्ट फर्स्ट में लोक प्रशासन का जो सेकंड पेपर है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस पेपर का नाम है आपके भारत में लोक प्रशासन या भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। और इसमें हम सबसे पहले आज जो भारतीय प्रशासन है उसके विकास के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो भारतीय प्रशासन का विकास है वो क्या है, चरणबद्ध तरीके से हुआ है। तो इसके जो चरण हैं उसको हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं मोटे तौर पर। शुरू में जो आएगा वो प्राचीन काल के बारे में हम देखेंगे, जो वैदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है और महाजनपद काल है, इसके बारे में आएगा। फिर उसके बाद में मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुग़ल काल और फिर ये ब्रिटिश काल। तो ये इस प्रकार से क्या है, आज़ादी से पूर्व का करीब 4-5 हज़ार साल का हमारे पास जो भी साक्ष्य है भारतीय प्रशासन के संबंध में, उसको क्या है विभिन्न कालों में क्या है विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम जो प्राचीन काल है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ये प्राचीन काल का मतलब ये भारतीय प्रशासन जो है उसका उल्लेख हमारे को क्या है, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता और जो संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं, उनमें हमारे को क्या है इसका उल्लेख मिलता है प्रशासनिक व्यवस्था का उस वक्त की। तो उसमें जो प्रशासन का जो स्वरूप था वो क्या है, राजतंत्रात्मक था। और उसमें क्या है, लोक कल्याण को महत्व देने वाला राजा ही क्या है शासन कर पाता था, क्योंकि राजा का जो चयन है वो क्या है समिति नामक संस्था द्वारा किया जाता था। वह क्या है नागरिक संस्था थी। और ऋग्वेद काल में प्राय बड़े बड़े कबीले होते थे। एक राजा के अंडर में क्या है एक या एक से ज़्यादा कबीले होते थे। राजा का पद जो था वो नैतिकता से परिपूर्ण था। और राजगद्दी संभालते समय राजा को ये शपथ लेनी पड़ती थी कि यदि मैं जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करूं तो मेरा और मेरे वंश का क्या है नाश हो जाए। तो इस प्रकार से वो एक शपथ लेते थे। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार प्राचीन जो भारत था उसमें काशी, जिसको बनारस है, कौशल, अवध है, वर्तमान नाम जो हैं उसके, अंग पूर्वी बिहार में है, मगध क्या दक्षिण बिहार में है, मलक गोरखपुर में है, अवंती मालवा में है, सूरसेन, पांचाल, कंबोज, वत्स, चेदी, कुरु, मत्स्य, विराटनगर, नागरा, जांगल प्रदेश, अर्जुनायन, माध्यमिका, ये क्या है गणराज्य थे। गणराज्य की समिति राजा को पद से हटा भी सकती थी। राजा को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए सभा भी थी एक। और इस सभा में पुरोहित का प्रमुख स्थान होता था। ग्रामीण हितों की रक्षक तथा गांव के निवासियों का प्रतिनिधि जो था उस वक्त क्या कहलाता, ग्रामीण कहलाता था। जो राजा को यथा आवश्यक जैसे भी है ज़रूरत के हिसाब से क्या है वो परामर्श प्रदान करता था। अन्य जो कर्मचारी थे उस वक्त उनकी नियुक्ति क्या है आवश्यकता अनुसार राजा के द्वारा सभा के जो सदस्य हैं उसके परामर्श से की जाती थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद है वो क्या है पैतृक हो गया और उसकी सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाने लगा। और उसको प्रधानमंत्री को उस वक्त मुख्यामात्य कहते थे, मुख्यामात्य। इसके पश्चात महाकाव्य काल आता है। महाभारत रामायण का जो काल है उसको महाकाव्य काल कहते हैं। उसमें क्या है राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार के राज्य थे। राजा की सहायता के लिए क्या है सभा और मंत्री परिषद थी। राजा की सहायता के लिए सभा और मंत्री परिषद उस वक्त थी। और जो केंद्रीय प्रशासन लगभग क्या है 18 से 21 विभागों के द्वारा संचालित होता था। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए गांवों के समूह बना दिए गए थे उस वक्त। और
वो आज की जैसे तहसीलें और ज़िले हैं उसके ढंग से वो क्या काम करते थे। सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी, और 10 ग्रामों का जो अधिकारी है वो ग्रामिक कहलाता था, 20 गांवों का अधिकारी विस्पति कहलाता था, 100 गांवों का जो अधिकारी है वो शतग्रामी कहलाता था, और 1000 गांवों का जो अधिकारी है वो क्या है, अधिपति कहलाता था। तो इस प्रकार से क्या है, गांवों के समूह के द्वारा ये इस प्रकार से अलग अलग अधिकारी या जो हैं उनको नियंत्रणकर्ता क्या है बना रखे थे। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक प्रशासनिक सेटअप उस वक्त था। और ये जो अधिकारी थे वो प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए क्या करते थे, अधीनस्थ कर्मचारियों पर क्या है नियंत्रण और पर्यवेक्षण करते रहते थे। कार्मिक प्रशासन जो था उस वक्त तक उसका प्रमुख आधार योग्यता और कुछ मामलों में क्या है राजा की कृपा दृष्टि होती थी। और इस काल में क्या है जाति प्रथा की क्या है शुरुआत होने लग गई थी, और साम्राज्यवाद भी क्या है शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से जो प्राचीन काल है उसमें क्या है हमारे प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो इस रूप में दिखाई देती है। ये हम लोगों ने अभी देखा। इसके पश्चात हम देखते हैं मौर्य काल जो है उसमें भारतीय प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ, या ऐसे क्या मतलब इतिहास में उल्लेख हैं जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं। मौर्य काल जो है उसके संस्थापक क्या है चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और वो ईसा पूर्व 324 में क्या है राजगद्दी पर बैठे। उसके बाद बिंदुसार और अशोक जो हैं वो भी क्या है महान शासक हुए, और इन्होंने क्या है पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना कहलाता है उस पर उन्होंने क्या है शासन किया। प्राचीन भारतीय जो लोक प्रशासन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करने में हमें कौटिल्य के द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र है उसके मतलब उसको एक बढ़िया प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है उस वक्त का। और ये जो कौटिल्य हैं जिनको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ये क्या है मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके प्रधानमंत्री थे वो। और ये जो अर्थशास्त्र जो एक पुस्तक है इसमें क्या है 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। तो इनके विशाल समूह का ये एक क्या है ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राज्य सत्ता, प्रशासन, कानून, राजा का अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता, युद्ध, रहस्य का मतलब जो जासूसी है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, और जादू टोने, उसे लेकर कूटनीति तक की क्या है सभी सार गर्भित क्या है व्याख्याएं की गई है। कौटिल्य ने क्या है अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया है। पहली है आन्वीक्षिकी, उसको हम दर्शन व तर्क कहते हैं। उसके बाद दूसरी त्रयी है जिसमें धर्म, अधर्म और वेदों का ज्ञान है। वार्ता जो है वो कृषि तथा व्यापार का ज्ञान है। दंड नीति जो है वो शासन कला व राजनीति का ज्ञान है। इस प्रकार से उसने क्या है 4 विद्याएं बताई है। कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र है इसको हमें क्या है जो वर्तमान में जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उससे मतलब संबंधित नहीं मानना चाहिए कि ये कोई अर्थशास्त्र की किताब है, जबकि ये क्या है राजनीति विज्ञान की राजव्यवस्था की किताब है। यहाँ इन्होंने अर्थशास्त्र का नाम इसलिए रखा क्योंकि उस वक्त क्या है जो अर्थ है उसका यह मतलब था कि मनुष्यों की आजीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं उसके रूप में इन्होंने अर्थ बताया था। और अर्थशास्त्र क्या है वह है जिसमें क्या है मनुष्यों वाली जो भूमि है उसके लाभ और उसके पालन करने के उपायों का क्या है उसमें वर्णन किया गया है। तो कुल मिला के क्या है ये एक राजव्यवस्था या राजनीति विज्ञान का एक ग्रंथ है। कौटिल्य ने राजा के गुण, कार्य तथा उसकी मंत्री परिषद का विशद रूप से वर्णन किया है। उसके अनुसार जिस प्रकार अकेला पहिया नहीं चल सकता उसी प्रकार सरकार भी एक व्यक्ति से नहीं चलाई जा सकती। अतः
राजा को योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। लोक कल्याण, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, कर्मचारी तंत्र, आय और व्यय, दंड तथा न्याय इत्यादि पर विस्तार पूर्वक लिखते हुए कौटिल्य ने मौर्यकालीन भारतीय समाज एवं प्रशासन का संपूर्ण एक आउटलाइन दिया। इसमें कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों, राजदूतों, सेनापतियों तथा कोतवाल इत्यादि को स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए सत्ता का प्रत्यायोजन करे। कौटिल्य ने कानून के 2 प्रकार बताए हैं, एक धर्मस्थ जिसको सिविल लॉ कहते हैं और एक कंटक शोधन जिसको कहते हैं क्रिमिनल लॉ। तो जो आपराधिक मुकदमे हैं जो वो तो क्या है कंटक शोधन के माध्यम से होते हैं, और इस प्रकार से जो दूसरे मामले हैं तो वो क्या है लड़ाई झगड़े के इस प्रकार से जो भी हैं सामान्य जो मुकदमे वो सिविल लॉ के माध्यम से हल होते हैं। न्याय की स्थापना के लिए प्रत्येक गांव या जनपद में संधि, 10 गांवों पर संग्रहण, 400 गांवों पर द्रोणमुख, 800 गांवों पर माध्य तथा समूचे जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था उन्होंने क्या है सुधाई थी। तो ये क्या है उन्होंने क्या है इस प्रकार से एक न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताया था। और उन्होंने यह भी बताया कि एक के बजाय 3 न्यायाधीशों के न्यायिकों की आवृत्तियाँ दी जानी चाहिए। जैसे आजकल बेंच सिस्टम होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बेंच जो होती है उसमें 1 से अधिक न्यायाधीश होते हैं। उसी प्रकार उन्होंने भी बताया था कि जो निर्णय दे उसमें क्या है 1 न्यायाधीश न दे बल्कि 3 न्यायाधीश वार्ता करके या आपस में एक विचार विमर्श के द्वारा क्या है एक निर्णय दिया जाए। और राजा की आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या सुदृढ़ आर्थिक नीति पर जोर दिया है, और अर्थशास्त्र में क्या है मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उस पर बल दिया गया है। इसके अलावा मौर्य काल में राज्य की रक्षा के लिए साम, दाम, दंड भेद, माया, इंद्रजाल जिसको जादू कहते हैं, और उपेक्षा को क्या है मान्यता दी गई है। कूटनीति तथा जासूसी को राज्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए कौटिल्य ने क्या है राजा को सलाह दी है कि वह मंडल सिद्धांत के अनुसार शत्रु को अपना मित्र बनाए। तो उन्होंने क्या है कूटनीति के लिए क्या है मंडल सिद्धांत दिया था। मौर्य काल में भी क्या है भ्रष्टाचार का बोलबाला था, क्योंकि स्वयं कौटिल्य लिखते हैं कि सरकारी सेवा में रहते हुए राजकीय धन में गबन नहीं करना उसी प्रकार असंभव है जैसे कि जीभ पर रखे शहद या चीनी को न चखना। इस ग्रंथ में पहले, दूसरे, 5वें, 6ठे भाग में जो 6ठा भाग है, पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा, 1, 2, 5, 6, ये क्या है लोक प्रशासन से संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राचीन भारत में लोक सेवाओं के महत्व तथा कार्मिक प्रशासन जो है उसकी क्या है समसामयिक जो संरचना है उसका हमारे को आभास होता है। कौटिल्य ने राजा को 20 से 25 तक विभागों की स्थापना का परामर्श दिया है। उसमें क्या है भंडार, लेखा, राजकोष, खनिज, कृषि, व्यापार, वन, रक्षा, मापतोल, उत्पादन, मार्ग कर, वस्त्र, औषधि, पशुपालन, जहाजरानी, विदेश, नगरीय शासन तथा गुप्तचर विभाग क्या है प्रमुख हैं। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राज्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उन्होंने क्या है सप्तांग सिद्धांत दिया, और उन्होंने इसके राज्य के 7 अंग बताए हैं। स्वामी जिसके अंतर्गत राजा है, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी राज्य का जो क्षेत्र है वो जनपद है, दुर्ग अर्थात किला, कोष का मतलब वित्तीय व्यवस्था, दंड
अर्थात सेना और मित्र अर्थात सहयोगी राजा। यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये क्या है 7 अंग माने गए हैं। मौर्य काल में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको क्या है तीर्थ कहा जाता था, और इनके अलग अलग कार्य थे। जैसे मंत्री हैं वो परामर्शदाता था, पुरोहित का धर्म का अधिकारी था, सेनापति सेना का प्रमुख था, युवराज जो है वो राजा का पुत्र कहलाता था, द्वारिक जो है वो महलों का रक्षक है, अंतर्वेशिक जो है वो राजा का सुरक्षा अधिकारी है, प्रदेष्टा जो है उसको मजिस्ट्रेट या दंडनायक कहते हैं। वर्तमान में जो अपने एसडीएम है और आईएएस जो है आरएएस आईएएस जो हैं वो दंडनायक हैं, मजिस्ट्रेट है। तो उस काल में क्या है आरएएस आईएएस जो हैं वो क्या कहलाते थे, प्रदेष्टा कहलाते थे। समाहर्ता जो है वो राजस्व एकत्र करता, बजट निर्माता का अधिकारी था। सन्निधाता जो है वो आयुक्त था, कोषाध्यक्ष था। नायक जो है वो नगर का रक्षक कहलाता था। महापौर नगर का मुखिया। कार्मांतिक खानों का या जो लोक उपक्रम है, उद्योग धंधे जो हैं उनका वो प्रभारी था। मंत्री परिषद अध्यक्ष जो है एक प्रकार से समन्वय करता था। दंडपाल रक्षा विभाग का अधिकारी था। दुर्गपाल किलों का रक्षक था। अंतःपाल जो है सीमाओं का अधिकारी था, और आटविक जो है वो वन का अधिकारी था। इस प्रकार से ये प्रमुख अधिकारी हैं, उनसे संबंधित विभाग का नियंत्रण, निर्देशन तथा विकास कार्य वो क्या है संपादित करते थे। प्रत्येक विभाग में अधीनस्थ कार्मिक आवश्यकता के हिसाब से भर्ती भी किए जाते थे। जो शास्त्रों का जानकार, शिक्षित हो और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति हो और राजा की सेवा में क्या है प्रवेश पा सकता था। कौटिल्य ने राजा को निर्दिष्ट किया है कि बहुत खर्चीले या अति कंजूस तथा परदेशी व्यक्ति को राज्य सेवा में नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार समुचित वेतन के द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का उपाय भी कौटिल्य ने सुझाया है। और उसमें कहीं कुछ जगह उल्लेख भी किया गया है कि मंत्री को 48,000 पण यानी आज के 36,000 रुपये के बराबर, अनुचर को 60 पण यानी 45 रुपये के बराबर वार्षिक वेतन दिए जाने का वर्णन है। रक्षा सेवाएं जो हैं उनके लिए भी क्या प्रशिक्षण अनिवार्य होता था। लोक सेवक की मृत्यु होने पर राजा द्वारा पेंशन या आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान था। कुशल जो प्रतिबद्ध कार्मिक हैं उनको उच्च पद या अधिक वेतन भी दिए जाने का प्रावधान था। कार्मिक जो थे उनकी 3 प्रकार की श्रेणियां कौटिल्य ने बताई है। एक उपयुक्त है जो उच्चाधिकारी वर्ग है, एक युक्त है जो मध्यम स्तरीय प्रबंधक है, और एक क्या है तत्पुरुष है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। तो इस प्रकार से जो ये मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है भारतीय प्रशासन की, इसका मूल आधार हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो उसके आधार पर हम क्या है कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक तो ये कल्याणकारी राज्य था, और दूसरा क्या है इसकी क्या है सुदृढ़ विदेश नीति थी, और विशाल कार्मिक तंत्र और प्रभावी नीति भी थी। संगठनात्मक विकास और कार्यकुशलता भी थी। सत्ता का इसमें प्रत्यायोजन भी किया गया था, हमने पढ़ा। विकेंद्रीकरण था। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका थी। समुचित संचार और समन्वय था। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। विधि का शासन था और धर्मनिरपेक्ष राज्य था। तो इस प्रकार से क्या है ये मौर्य काल में क्या है भारतीय प्रशासन की ऐसी व्यवस्था थी। इसके पश्चात गुप्त काल जो है उसमें भारतीय प्रशासन की व्यवस्था को हम देखते हैं। इसका ज़्यादा हमारे को वैसे उल्लेख नहीं है। गुप्त साम्राज्य जो है वो प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या है देश या मुक्ति, कहीं जगह भुक्ति भी आता है, उसको कहते थे। साम्राज्य प्रांतों में था, प्रांतों को देश या मुक्ति कहते थे। जैसे अभी हमारा जैसे जो राज्य है ना, तो उस ज़माने में क्या है देश या मुक्ति कहलाते थे।
देश के प्रशासक भौगिक, भोगपति, गौप्त, उपरिक महाराज तथा राजस्थानिक कहलाते थे। प्रांतों को प्रदेश में, प्रदेश को विषय में केंद्रित किया हुआ था। गुप्त काल का जो विषय है वो आज के जिला के समान था। विषय के कार्मिक क्या कहलाते थे? विषयपति कहलाते थे, कुमारमात्य तथा महाराज कहलाते थे। ये अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों में। वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसमें ग्रामिक, महतर या भोजक अधिकारी कार्यरत रहता था। तो ये गुप्तकालीन क्या है? व्यवस्था है। इसके पश्चात सल्तनत काल जो है उसमें जो है प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार से थी। सल्तनत काल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या है प्रारंभ होता है 1206 में, और इब्राहिम लोदी 1526, यानी जब तक मुग़ल शासन की स्थापना नहीं होती तब तक क्या है ये सल्तनत काल माना जाता है। और ये दिल्ली पर इनका आधिपत्य था, दिल्ली का ये सल्तनत काल है। और इसमें क्या है अलग अलग वंश हुए हैं। पहले गुलाम वंश आया कुतुबुद्दीन ऐबक का, फिर खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, फिर लास्ट में क्या है ये लोधी वंश आया। तो अलग अलग वंशों ने क्या है करीब 300 वर्षों तक क्या है दिल्ली पर शासन किया, और ये क्या है सल्तनत काल कहलाता है। ये जो थे ये क्या है मुस्लिम शासक थे, और सत्ता में क्या है मुस्लिम धर्म तथा शरीयत का क्या है स्पष्ट प्रभाव था। इसी समय से क्या है तुर्की, अरबी और फारसी भाषाएं जो है उनका भी क्या है भारतीय प्रशासन में या भारतीय जो जीवन शैली है उसमें क्या समावेश हो गया। आज भी बहुत सारे फारसी शब्द न्यायालयों तथा प्रशासनिक संस्थाओं जो हैं उनके द्वारा बोले और लिखे जाते हैं। सल्तनत काल में शासक जो है वो अपने पूर्व क्या है सुल्तान शब्द का क्या है प्रयोग करने लग गया था। सुल्तान प्राय धार्मिक, निरंकुश और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के होते थे सल्तनत काल में। सुल्तान को प्रशासनिक कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायता देने के लिए प्रमुख लोगों की परिषद होती थी, जिसे क्या है मजलिस ए आम या मजलिस ए खलवत कहते थे। धार्मिक मामले जो हैं वो उलेमा द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। केंद्रीय प्रशासन में दीवान ए विजारत वित्त मंत्री, दीवान ए अर्ज रक्षा मंत्री, दीवान ए इंसा शाही प्रवक्ता या कार्मिक मामलों का मंत्री था, अधिकारी था। सचिव को दबीर कहा जाता था, और अमीर ए दाद लोक अभियोजक था, सरकारी वकील था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अमील जो है वो राजस्व अधिकारी था। बारबेक या अमीर ए हजीब ये शाही अदालत का अधिकारी था। काजी ए ममालिक राज्य का न्यायाधिकारी था। फौजदार लेखाधिकारी था, और कोतवाल। तो ये इस प्रकार से क्या है प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री जिन जो भी कहें हम, ये ऐसी व्यवस्था इसमें थी। तो ये क्या है सल्तनत कालीन क्या है प्रशासनिक व्यवस्था है। और जो दिल्ली सल्तनत है उसको क्या है प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसके अधिकारी जो हैं प्रांतों के अधिकारी वली, मुक्ति या नायब कहलाते थे। सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी सल्तनत काल में, और गांवों का जो समूह है वो क्या कहलाता, परगना कहलाता था। परगनों का प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो फौजदार के द्वारा किया जाता था, फौजदार। और आवश्यकता के अनुसार सैनिक व अन्य कार्मिक भी भर्ती किए जाते थे। सैनिकों व कार्मिकों को जागीर या नगद धनराशि के रूप में वेतन दिया जाता था। उस वक्त जो तांबे का सिक्का था वो जीतल कहलाता था, और चांदी का सिक्का क्या है टंका कहलाता था। 6 जीतल के बराबर एक शासकनी सिक्का भी क्या है उस वक्त प्रचलित था। और दिल्ली सल्तनत काल के दौरान ही दक्षिण भारत में क्या है विजयनगर साम्राज्य भी क्या है पल्लवित हो गया, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो आधुनिक कल्याणकारी राज्य के समकक्ष थी। राजा कृष्णदेव राय के काल में क्या है मंत्री परिषद तथा प्रांतों के नायक जो हैं मिलकर वो क्या राजा को परामर्श देते थे। और कार्मिकों के पद नाम मौर्य काल की भांति क्या है संस्कृत वाले थे। तो इस प्रकार से क्या है ये सल्तनत काल से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था है।
इसके बाद हम मुग़ल काल और ब्रिटिश काल को देखेंगे। आज का हमारा क्लास इतनी ही है। आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं।